आज की तारीख है 11 जुलाई 2026। 20 साल पूरे हो रहे हैं उस शाम को जब मुंबई की लोकल ट्रेनें, जिन्हें इस शहर की लाइफलाइन कहा जाता था, उसी लाइफलाइन को बारूद से उड़ा दिया गया था। शाम के ठीक 6:23 पर पहला धमाका हुआ और अगले 11 मिनट के भीतर 7 अलग अलग ट्रेनों में 7 धमाके हो चुके थे। पश्चिमी रेलवे की लोकल ट्रेनों के फर्स्ट क्लास डिब्बों में प्रेशर कुकर बम रखे गए थे। माहिम, बांद्रा, मीरा रोड, माटुंगा, खार, जोगेश्वरी, बोरीवली हर स्टेशन के पास ट्रेन पहुंचती और डिब्बा चिथड़े चिथड़े होकर उड़ जाता। इस हमले में 209 लोगों की जान गई और 700 से ज्यादा लोग जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो गए। यह वो समय था जब लोग दिन भर के काम के बाद थक कर अपने घर लौट रहे थे, पर वे कभी घर पहुंच नहीं पाए। धमाकों के अगले ही दिन ट्रेनें फिर चल पड़ी, लोग फिर उन्हीं डिब्बों में सवार हो गए, बाजार फिर खुल गए। इसे शहर की जिजीविषा कहा गया, मीडिया ने इसे हीरोइज्म की तरह पेश किया और नाम दिया गया मुंबई स्पिरिट। लेकिन जरा ठहर कर सोचिए, यह लचीलापन असल में किसकी मजबूरी थी? यह कोई वीरता नहीं थी, यह वह लाचारी थी जो एक आम आदमी को अगले दिन फिर उसी ट्रेन में बैठने पर मजबूर करती है, क्योंकि रोजी रोटी का कोई और रास्ता नहीं है। मुंबई स्पिरिट के इस रूमानी नाम के पीछे हमने सरकार और सिस्टम को उस जवाबदेही से बचा लिया जो उन्हें निभानी चाहिए थी। जब पीड़ित खुद मजबूरी में उठकर काम पर लौट आता है तो सवाल पूछने वाला कोई नहीं बचता कि सुरक्षा में चूक क्यों हुई, जांच इतनी सुस्त क्यों रही और जिम्मेदार लोगों को सजा कब मिलेगी। तकलीफ को चुपचाप सहने के सामान्यकरण ने असल में गहरी चुप्पी को संस्थागत बना दिया। अगर हम इस पूरे दौर को पीछे मुड़कर देखें तो ये मामला कोई अकेली घटना नहीं थी। ये वह दशक था जिसमें भारत के बड़े शहरों में धमाके होना लगभग एक नॉर्मल घटना बन गई थी। अक्टूबर 2005 में दिल्ली के बाजारों में हुए दिवाली से ठीक पहले 3 धमाके हुए और 66 लोग मारे गए। मार्च 2006 में वाराणसी के संकट मोचन मंदिर में धमाके हुए। सितंबर 2006 में मालेगांव को निशाना बनाया गया। इस सिलसिले के बीच सत्ता में बैठी तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने एक ऐसा फैसला किया जिसने सिक्योरिटी एनालिस्ट को भी चौंका दिया। 2004 में सत्ता में आते ही सरकार ने प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट यानी पोटा कानून को यह कहकर हटा दिया कि मानवाधिकारों का हनन करता है। बताइए, जो कानून आतंकवाद को रोकता था वो ह्यूमन राइट्स के खिलाफ कैसे हो गया? सवाल ये उठता है कि आतंकवाद से कड़ाई से निपटने वाले कानून को हटाने के बाद क्या भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक सॉफ्ट टारगेट के तौर पर खुद को पेश नहीं किया? क्योंकि इसके बाद भी हमलों का सिलसिला थमा नहीं। मई 2008 में जयपुर में 71 लोग मारे गए। जुलाई 2008 में अहमदाबाद में 56 लोगों की जान गई और सितंबर 2008 में दिल्ली में फिर सिलसिलेवार धमाके हुए। हर बार वही एक जैसी प्रतिक्रिया आती है, वही जांच के कागजी वादे होते हैं और फिर अगली घटना तक एक रहस्यमय खामोशी छा जाती है। हर भारतीय नेता जब पद ग्रहण करता है तो शपथ लेता है कि मैं भारत की प्रभुता और अखंडता इंटैक्ट रखूंगा। अब इसी शपथ को 2004 से 2014 के बीच के कॉन्टेक्स्ट में रखकर देखिए, क्या ये अखंडता सच में इंटैक्ट रखी गई थी या हर साल किसी न किसी शहर को बाहरी ताकतों के हाथों लहूलुहान होने का मौका मिलता रहा? इस एक दशक में 50 से ज्यादा बड़े आतंकी हमले हुए और इस ढिलाई का सबसे खौफनाक नतीजा 2 साल बाद सामने आया। नवंबर 2008 में 26/11 का वह हमला जिसने पूरी दुनिया को दहला दिया। 10 हथियारबंद आतंकी समंदर के रास्ते मुंबई में दाखिल हुए और ताज होटल, ओबरॉय, सीएसटी स्टेशन जैसी जगहों को 3 दिन तक बंधक बनाए रखा, जिसमें 166 लोग मारे गए। सवाल यह है कि अगर 2006 के ट्रेन बम धमाकों के बाद खुफिया तंत्र और सुरक्षा व्यवस्था में सच में सुधार हुआ होता तो क्या 2008 का यह हमला रोका नहीं जा सकता था? 2 साल का समय किसी भी सिस्टम को चौकस करने के लिए कम नहीं होता, लेकिन जो हुआ उसने साबित कर दिया कि हमने पिछली त्रासदी से सबक लेने के बजाय उसे सिर्फ एक सरकारी आंकड़ा बनाकर छोड़ दिया। लेकिन इस त्रासदी के बीच सरकार का रवैया सिर्फ प्रशासनिक विफलता तक सीमित नहीं था, बल्कि उसने एक खतरनाक राजनीतिक नैरेटिव को जन्म दिया। कांग्रेस की सरकार पाकिस्तान को सिर्फ डॉसियर पर डॉसियर भेजती रही और जमीन पर कोई ठोस सैन्य कार्रवाई की नहीं। इससे भी ज्यादा दुखद तो ये था कि इस दौर में जांच की दिशा को भटकाने के लिए सैफरन टेरर यानी भगवा आतंकवाद नाम का एक नया शब्द इजाद किया गया। अगस्त 2010 में तत्कालीन गृह मंत्री पी चिदंबरम ने पुलिस प्रमुखों के सम्मेलन में शब्द का इस्तेमाल किया। हालांकि बाद में कांग्रेस पार्टी ने खुद इससे दूरी बनाने की कोशिश की, लेकिन जनवरी 2013 में उनके उत्तराधिकारी सुशील कुमार शिंदे ने जयपुर के कांग्रेस चिंतन शिविर में सीधे आरोप लगा दिया कि भाजपा और आरएसएस आतंकवाद फैलाने के लिए ट्रेनिंग कैंप चलाते हैं। हद तो तब हो गई जब दिसंबर 2010 में जब 26/11 के घाव पूरी तरह हरे थे, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने फिल्मकार महेश भट्ट की मौजूदगी में 26/11 आरएसएस की साजिश नाम की किताब लॉन्च में शामिल हुए। उस समय सोशल मीडिया पर यह दावा भी खूब फैला कि हमलावरों में से एक यानी कसाब के पास हिंदू नाम की फर्जी पहचान वाला कार्ड था।
ताकि पूरे हमले का दोष हिंदू संगठनों पर मढ़ा जा सके। सोचिए, देश जब सदमे में था तब राजनीति किस स्तर पर खेली जा रही थी। प्रशासनिक चूकें यही खत्म नहीं होती। हमले के दौरान तत्कालीन गृह मंत्री शिवराज पाटिल पर आरोप लगा कि उन्होंने एनएसजी कमांडो को दिल्ली से मुंबई पहुंचाने में घंटों की देर की। तत्कालीन रक्षा मंत्री ए के एंटनी को समुद्री रास्ते से हमले की आशंका के इनपुट मिले, लेकिन उन्हें नजरअंदाज किया गया। और सबसे शर्मनाक मंजर तब दिखा जब ताज होटल अभी पूरी तरह आतंकियों के कब्जे से मुक्त भी नहीं हुई थी और महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख अपने एक्टर बेटे रितेश देशमुख और फिल्मकार राम गोपाल वर्मा के साथ उस सेंसिटिव जगह पर फोटो खिंचवाने पहुंच गए, जैसे वहां किसी फिल्म की रेकी चल रही है। सालों बाद कूटनीतिक और कानूनी मोर्चे पर स्थितियां तब बदलनी शुरू हुई जब भारत ने अपनी कूटनीति में आक्रामकता दिखाई। अभी पिछले साल यानी अप्रैल 2025 में 26/11 के एक और मुख्य साजिशकर्ता तहव्वुर राणा को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में उसकी आखिरी अपील खारिज होने के बाद अमेरिका से भारत एक्स्ट्राडिट किया गया। राणा ने डेविड कॉल्विन हेडली के साथ मिलकर मुंबई की रेकी की थी और अमेरिकी एजेंसियों के अनुसार उसने एक इंटरसेप्टेड बातचीत में कहा था कि भारतीय यही डिजर्व करते हैं। कांग्रेस के नेताओं ने इसे अपने दौर की कूटनीतिक जमीन का नतीजा बताने की कोशिश की, लेकिन हकीकत तो यह है कि ये एक्स्ट्राडिक्शन मौजूदा सरकार के कड़े और निरंतर अंतर्राष्ट्रीय दबाव के प्रयासों से ही मुमकिन हो पाया। लेकिन इन सब राजनीतिक दावों के बीच 2006 उस ट्रेन ब्लास्ट के इंसाफ की कहानी इस पूरे प्रकरण की सबसे तकलीफ देने वाली और खोखली परत बनकर सामने आती है। महाराष्ट्र एटीएस ने धमाकों के महीनों के बाद 13 लोगों को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार लोगों ने बार बार आरोप लगाया कि उसने 3rd डिग्री टॉर्चर के जरिए जबरदस्ती बयान लिए गए। मुकदमा वर्षों तक खिंचता रहा और 9 साल बाद 2015 में विशेष अदालत ने 12 लोगों को दोषी ठहराते हुए 5 को मौत की सजा सुनाई। लगा कि एक लंबी पीड़ादायक प्रक्रिया के बाद आखिरकार इंसाफ मिल गया, लेकिन कहानी में सबसे बड़ा मोड़ पिछले साल यानी जुलाई 2025 में आया, हमले के पूरे 19 साल बाद। बॉम्बे हाई कोर्ट ने इन सभी 12 दोषियों को बाइज्जत बरी कर दिया। अदालत ने अपने फैसले में साफ कहा कि अभियोजन पक्ष अपना केस साबित करने में पूरी तरह विफल रहा और ये मानना नामुमकिन है कि यही लोग इस अपराध के दोषी थे। जरा इसे ठहर कर ठंडे दिमाग से समझिए। 209 लोगों की मौत हुई थी, 19 साल की कानूनी लड़ाई लड़ी गई, 5 लोगों को मौत की सजा का ऐलान भी हुआ और अंत में देश की एक उच्च अदालत कहती है कि ये पूरा केस ही खोखला था, सबूत ही फर्जी थे। तो फिर सवाल उठता है कि उन 209 बेगुनाहों का असली कातिल कौन था? क्या वे असली गुनाहगार आज भी कहीं हमारे और आपके बीच आजाद घूम रहे हैं? ये सवाल आज 20 साल बाद भी अपना जवाब ढूंढ रहा है और यही हमारी जांच व्यवस्था की सबसे शर्मनाक नाकामी है। जब जांच एजेंसियां और सरकारें बार बार नाकाम होती है तो असली नुकसान किसी राजनीति का नहीं बल्कि उन पीड़ित परिवारों को होता है जो 2 दशकों से एक सच के ठोस टुकड़े के लिए तरस रहे हैं। आज 20 साल बीत चुके हैं। मुंबई की ट्रेनें अब भी वैसे ही दौड़ती हैं, वही भीड़ है, वही रफ्तार है, लेकिन उन 209 लोगों के नाम, उनके चेहरे उनके अधूरे रह गए कल, वे आज किसी सरकारी फाइल के धर्रे में दफन है। न तो किसी स्मारक पर और न ही हमारे सामूहिक विवेक में उन्हें उतनी शिद्दत से याद किया गया जितने के वे हकदार थे। यह वीडियो उसी अधूरे इंसाफ की, उसी भूला दिए गए दर्द की और उस कड़वे सवाल की याद दिलाने के लिए है जो हर बरसी पर पूछा जाना चाहिए, मगर राजनीति के शोर में कभी पूछा नहीं जाता। आपका इस बारे में क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।